भारत आजाद हो रहा था, देश के नए सपने थे और सिनेमा के पर्दे पर 3 नए आकार उभर रहे थे। देव आनंद, राज कपूर, दिलीप कुमार। दोस्ती की दास्तान तो सबने सुनी है, पब्लिक में सब खुश मिजाज थे। पर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक बेहद गहरी सच्चाई, एक लगातार टक्कर। आज का ये डीप डाइव एक ऐसी ही दिलचस्प रिसर्च पर आधारित है जिसका नाम है द गोल्डन ट्रायम्विरेट: स्टाइल, शोमैनशिप एंड ट्रेजेडी। और इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ इनकी फिल्मों की गिनती करना बिल्कुल नहीं है। मुख्य लक्ष्य उन पन्नों को पलटना है जो उस सुनहरे दौर की असली सच्चाई बताते हैं। मतलब इन 3 स्तंभों के बीच दोस्ती के आवरण के अंदर एक ऐसी राइवलरी थी जिसे आज समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही। ये सिर्फ एक्टिंग या बॉक्स ऑफिस की बात नहीं थी। ये अपना दबदबा कायम रखने की एक साइलेंट वॉर थी, जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने के लिए अपने खुद के बनाए नियम तोड़ रहा था। तो इस साइलेंट वॉर के असली हथियार क्या थे? हम सब इनके टाइटल जानते हैं: राज कपूर द शोमैन, दिलीप कुमार द ट्रेजेडी किंग, और देवानंद का अपना एक अलग फास्ट पेस्ड अर्बन जाम था। हाँ, लेकिन सोर्स मटेरियल पढ़ते वक्त मैं सोच रही थी इन्होंने अपने इन डिस्टिंक्ट स्टाइल्स को एक दूसरे के खिलाफ एक्चुअली वेपनाइज कैसे किया। दर्शकों के बीच ये डिवीजन किस हद तक था? देखिए, यहां हमें उस दौर के सोशल फैब्रिक को समझना होगा। उस समय ऑडियंस कंप्लीटली डिवाइडेड थी, एकदम लॉयल्टी के आधार पर। राज कपूर का अप्रोच अगर हम सोचें तो डीपली सोशलिस्ट था। आवारा फिल्म की तरह? बिल्कुल। आवारा का किरदार राजू एक आम गरीब आदमी था जो सिस्टम से लड़ रहा था। ये न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के आम आदमी की आवाज थी। उन्होंने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि सोवियत रशिया तक अपना दबदबा बना लिया था। वो कैंप उन लोगों का था जो सिनेमा में अपने स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन देखते थे। और इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में दिलीप कुमार थे। मतलब एक्टिंग का वो तरीका जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस लेवल की मेथड एक्टिंग उस वक्त हॉलीवुड तक में नहीं थी। सही पकड़ा आपने। दिलीप साहब की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मैग्नेटिक और इंटेंस थी कि वो आम दर्शकों को एक अलग ही इमोशनल डेप्थ में खींच लेती थी। मुगल आजम के सलीम का किरदार? हाँ, मुगल आजम का उदाहरण ले लीजिए। सलीम लाउड डायलॉग्स नहीं बोलता। उनकी खामोशी में, उनके ठहराव में एक बेहद तीव्र कश्मकश दिखती थी। उनकी इंटेंसिटी ऐसी थी कि देवदास जैसी फिल्में करते करते उन्हें खुद डीप डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। हैरानी होती है सुनकर, साइकाइट्रिस्ट की सलाह पर उन्हें कोहिनूर जैसी हल्की फुल्की फिल्में करनी पड़ी थी। एग्जैक्टली। उनका दर्शक वर्ग सिनेमा में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव ढूंढता था। इन दोनों का एक अपना अलग स्पेस था। पर देवानंद इन दोनों से बिल्कुल अलग थे। जब बाकी दोनों इमोशनल या सोशल नैरेटिव्स की धुनी रमा रहे थे, देवानंद एक पूरी तरह से अलग, स्टाइलिश और वेस्टर्नाइज्ड दिशा में निकल गए। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी इस कंपटीशन में। देवानंद ने शहरी यूथ को पहचाना। उनका हैट पहनने का तरीका, जल्दी जल्दी बोलना, शार्प बॉडी लैंग्वेज, ये सब नई जनरेशन की स्पीड से मैच करता था। तो जैसे ही बॉक्स ऑफिस के नंबर्स आते थे, एक बेहद टाइट टक्कर देखने को मिलती थी। एक कैंप इमोशनल डेप्थ की दुहाई देता, दूसरा कैंप शोमैनशिप की, और तीसरा कैंप स्वैग और स्टाइल की। ये कोई आम बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं था। नहीं, ये 3 अलग-अलग दिशाओं से इंडस्ट्री पर कब्जा करने की एक बेहद कैलकुलेटेड जंग थी। अब इस टाइट मुकाबले से एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ। अगर तीनों के अपने सेट फॉर्मूलाज थे और तीनों को मैसिव सक्सेस मिल रही थी, तो अपनी बनी बनाई इमेज को खतरे में डालने की जरूरत क्या थी? मतलब? मेरा मतलब है 1965 में गाइड जैसी कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाकर देव आनंद ने अपनी पूरी लेगेसी को दांव पर क्यों लगा दिया? क्योंकि इस लेवल की राइवलरी में सेट फॉर्मूला जल्दी ही स्टैग्नेशन ला सकता है। 1965 का सिनेमा याद कीजिए। एक मेन स्ट्रीम हीरो हमेशा आदर्शवादी होता था, वो राम का प्रतीक होता था। पर गाइड में देवानंद ने एक ऐसे राजू का किरदार निभाया जो एक मैरिड औरत रोजी को उसके पति को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, फिर वो लालच में पड़ता है, पैसे चुराता है, जेल जाता है। उस जमाने में किसी स्टार का ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल और फ्लॉड किरदार को चुनना सामाजिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ था। मुझे पढ़कर बड़ा अजीब लगा कि इंडस्ट्री के लगभग हर वेटरन ने उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ने की सलाह दी थी। लोगों का मानना था कि इंडियन पब्लिक इस एंटी हीरो किरदार को तुरंत रिजेक्ट कर देगी और उनका स्टार स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो वो इस टक्कर से हमेशा के लिए बाहर हो सकते थे, पर उनका ईगो और उनका अपने विजन पर विश्वास उन्हें कोई सेफ रास्ता चुनने नहीं दे रहा था। और हम सब जानते हैं आगे क्या हुआ। गाइड की मैसिव सक्सेस और उसके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ने
सिनेमा की पूरी भाषा को ही बदल दिया। ये एक ऐसा रिस्क था जिसने बाकी सभी कलाकारों को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। सभी को लेवल अप करना पड़ा। चलिए प्रोफेशनल डिसीजन से थोड़ा हटकर देखते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि ये टक्कर सिर्फ स्क्रिप्ट्स और कैमरा के लेंस तक सीमित नहीं थी। इंडस्ट्री बहुत छोटी थी उस दौर में। देवानंद और सुरैया, राज कपूर और नरगिस, या दिलीप कुमार और मधुबाला। लेजेंडरी रोमांसेस। हम इन किस्सों को एक क्लासिक रोमांस की तरह देखते हैं, पर क्या इन पर्सनल कहानियों का इस प्रोफेशनल कंपटीशन से कोई कनेक्शन था? बहुत गहरा कनेक्शन था। इन रोमांसेस और हार्ट ब्रेक्स ने इन कलाकारों की पर्दे की इमेज में एक ऐसी आग डाल दी थी जिससे पब्लिक ने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया था। नरगिस और राज कपूर की केमिस्ट्री इस हद तक आइकॉनिक थी कि पूरे आरके स्टूडियोज का एम्ब्लम उस एक इमेज पर आधारित हो गया। और दिलीप कुमार और मधुबाला का नया दौर फिल्म के वक्त का रियल लाइफ कोर्ट केस, वो सिर्फ एक लीगल मुद्दा नहीं था, वो पूरे देश के लिए एक स्पेक्टिकल बन गया था, जहां ट्रेजेडी पर्दे से उतरकर उनकी असली जिंदगी में आ गई थी। एग्जैक्टली। जब पर्सनल जिंदगी इस तरह से पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाती है तो राइवलरी सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तक नहीं रुकती। इसमें ईगो का बेहद कॉम्प्लेक्स और गहरा खेल शामिल हो जाता है। मतलब इस राइवलरी में जो पर्सनल इमोशंस थे, उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक पर्सोना को और बड़ा बनाने के लिए यूज किया जा रहा था। हाँ, कौन सा स्टार लोगों के दिलों पर ज्यादा राज कर रहा है, किसके दर्द को, किसके रोमांस को पब्लिक अपना खुद का मानती है। इनकी पर्सनल जिंदगियों ने दर्शकों की लॉयल्टी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। इनके पब्लिक पर्सोना और डिसीजंस की बात करते हुए एक दौर ऐसा भी आता है जहां रिस्क फिल्म इंडस्ट्री की बाउंड्री से बिल्कुल बाहर चला गया था, सीधा देश की राजनीति और उसके माहौल तक। 1970s का वो फेज जब देश में इमरजेंसी लागू थी। इमरजेंसी का वो वक्त पूरे देश के लिए एक टेस्ट था। यहाँ सोर्स मटेरियल एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाता है और हमें बिल्कुल न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव रहकर तथ्यों पर गौर करना होगा। बिल्कुल, आमतौर पर ऐसी टेंस सिचुएशन में बड़ी हस्तियां खामोशी अपनाना बेहतर समझती हैं। उस माहौल में जहां डर और खामोशी आम थी, देव आनंद का स्टैंड पूरी इंडस्ट्री से अलग था। उन्होंने इस स्थिति का खुले तौर पर विरोध दर्ज किया और आवाज उठाई। उन्होंने ओपनली एक नई पार्टी, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया तक बनाई। ये फैक्ट दिखाता है कि एक एक्टर के तौर पर उनकी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी सिर्फ ऑन स्क्रीन डायलॉग्स तक महदूद नहीं थी। लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए क्या ये एक चतुर फैसला था? अगर कैलकुलेशन की नजर से देखें तो ये एक मॉन्यूमेंटल रिस्क था। पावर के खिलाफ खड़े होने का अंजाम बड़े टैक्स रेट्स या करियर का खत्मा हो सकता था, पर ये उनके उसी बोल्ड डिसीजन लेने की शैली का हिस्सा था जो हम पहले उनके फिल्मों की चॉइस में देख चुके थे। कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने नतीजों की परवाह नहीं की। ये दिखाता है कि उस कंपटीशन में उनकी खुद की आइडेंटिटी कितनी इंडिविजुअलिस्टिक और फियरलेस बन चुकी थी। फिर वक्त का पहिया घूमता है और 70 का दशक एक पूरी तरह बदला हुआ लैंडस्केप लेकर आता है। अमिताभ बच्चन और उनका एंग्री यंग मैन आविष्कार। क्या इन तीनों कलाकारों ने आपस में जो शांत युद्ध लड़ा, उसने इनके सेट फॉर्मूलाज को पब्लिक के दिलों में एग्जॉस्ट कर दिया था? नहीं, ऑडियंस का टेस्ट अचानक से नहीं बदला, बल्कि देश की स्थिति ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। 70 का दशक आते आते भारत में बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक आम आक्रोश था। अब रोमांस या सड़क छाप हीरो का फिलॉसफी लोगों की आवाज नहीं बन पा रहा था। सही। उन्हें सिस्टम से टकराने वाला एक एंग्री, गुस्से से भरा किरदार चाहिए था, जो जंजीर जैसी फिल्मों से निकल कर आया। नई जनरेशन की डिमांड पूरी तरह बदल चुकी थी। तो ऐसे बदलाव के सामने इन तीन एम्पायर्स का क्या हुआ? देवानंद लगातार फिल्में बना रहे थे, राज कपूर डायरेक्शन में अपने यूनिवर्स को रीडिफाइन कर रहे थे, और दिलीप कुमार ने कुछ वक्त की ब्रेक के बाद एक कैरेक्टर एक्टर के रूप में वापसी की। नए तूफान के आगे इनका आपस का कंपटीशन कहाँ खड़ा था? पर्दे के सामने सभी लोग बेहद ग्रेसफुल थे। एक दूसरे को ओपनली प्रेज करना, एक आदर्श सीनियरिटी मेंटेन करना, ये सब चलता रहा। पर इनसाइडर्स के बीच वही पुरानी बहस लगातार नए रूप में चलती रही। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं हुआ। कौन बिगर स्टार है, लेगेसी किसके नाम होगी, बॉलीवुड के इतिहास में अल्टीमेट किंग कौन माना जाएगा? क्योंकि हमेशा से तीनों अपने अपने वक्त और स्टाइल के किंग जरूर थे, पर थ्रोन एक ही होता है। थ्रोन एक ही होता है। आज की इस पूरी चर्चा द गोल्डन ट्रायम्विरेट के उस एरा को अगर समेटा जाए तो ये वही थ्रोन पाने की भूख लगती है
जिसने इन आम इंसानों को लेजेंड्स बनाया। उनकी राइवलरी ही दरअसल उनकी सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन गई। अगर उनके आसपास उनके जितने ही बराबर और ताकतवर कॉम्पिटिटर्स नहीं होते तो उन्हें अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने की क्या जरूरत पड़ती। अगर देव आनंद अलग चलने का रिस्क नहीं लेते तो राज कपूर और दिलीप कुमार को अपने जॉनर्स में और डेप्थ लाने की जरूरत महसूस नहीं होती। इनके बीच की ये साइलेंट वॉर एक ऐसी आग थी जिसमें तपकर इन्होंने इंडियन सिनेमा का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया। इन तीन आकारों ने अपना अपना एक अलग ब्रह्मांड रचा, एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसे आने वाली हर जनरेशन इंस्पायर होती रही। पर इस डीप डाइव के बाद ये विचार सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या महानता की कीमत हमेशा ऐसी ही खामोश जंग होती है? क्या सच में कोई अजीम कलाकार बिना किसी टक्कर के, बिना अपने कंटेम्पररी से आगे निकलने की चाहत के अपनी पूरी क्षमता को छू सकता है? या फिर ये उनका आपस में एक दूसरे से आगे निकलने का डर और उनका घमंड ही था जिसने उन्हें ऑर्डिनरी से उठाकर सिनेमा का भगवान बना दिया? अगर इनके बीच ये शांत युद्ध नहीं होता तो क्या कभी इस इतिहास के इतने सुनहरे पन्नों को लिखा जा सकता था?